कर रहे हैं, एक समराइज। तो इस चैप्टर को बेसिकली, जो सेकंड चैप्टर है इसको उन्होंने थोड़ा सा रैप अप किया है। अ, जो जो स्विच है ना, एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर हेल्थियर लाइफ वाला जो फैक्टर है, उसमें क्या है कि ऑटोफैजी बेसिकली क्या है वो, और सिरोलिमस, उसका पूरा एक रैप अप इन्होंने अभी अगले जो कुछ पैरास में किया है, तो विद पॉइंट वाइज किया है। तो इफ एनीबडी वांट्स टू जस्ट स्क्रिबल डाउन थोड़ा सा आपको, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जब मैंने इसको पढ़ा था बिफोर एक्सप्लेनिंग टू यू, तो मुझे लगा यार ये थोड़ा सा और, क्योंकि बहुत लोग ना डिटेल में नहीं जाना चाहते कि यार छोड़ो बायोलॉजी वाले, यार होता क्या है बताओ। राइट, तो इन्होंने वो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बताया। तो पहला है कि ऑटोफेजीज लाइफ गिविंग इफेक्ट्स क्या है, क्या क्या है। राइट, पहला है जैसे कि रिसाइकल्स डैमेज प्रोटीन्स, ऑरिजिनल्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स while defending against misfolded faulty proteins that contribute to a number of amyloid based diseases such as Alzheimer's। क्या करता है बेसिकली, रिसाइकिल करता है डैमेज प्रोटीन्स को, और जो ओरिजिनल्स हैं और बाकी जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको, वे मतलब उनसे बचाता भी है, जो मिसफोल्डेड और जो फॉल्टी प्रोटीन्स है उनसे बचाता भी है, जो कि विच विच कैन कंट्रीब्यूट टू अ नंबर ऑफ एमिलॉइड बेस्ड डिजीज। एमिलॉइड नाम का एक प्रोटीन होता है, राइट, जो जिसका अगर क्वांटिटी, अगर नंबर्स अगर बढ़ जाए, उसका देखा गया है कि उसकी उसकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो पाया गया है कि वो एल्जीमर्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नॉट ओनली एल्जीमर्स, सम अदर डिजीज ऑल्सो। तो उसको उसको बेसिकली ये कम करता है। ठीक है, तो एमिलॉइड इज अ प्रोटीन दैट कैन नॉर्मली बिल्ड अप इन सर्टेन टिश्यूज इन द बॉडी। इट हैज बीन लॉन्ग एसोसिएटेड विद डिसीज्ड ब्रेन इन एल्जीमर्स। तो एल्जीमर्स में जो हमारे दिमाग में जो असर होता है, तो उसमें ये एमिलॉइड का बड़ा खतरा है, बताइए। तो ये एमिलॉइड जो प्रोटीन है इसको भी वो डिक्रीज करता है, राइट, क्योंकि वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये एक मेजर काम है ऑटोफेजी का। सेकेंडली, प्रोवाइड सेल्स विथ वाइटल मॉलिक्यूलर इंग्रेडिएंट्स एंड एनर्जी। ठीक है, हमारे शरीर को जितना भी रिक्वायर्ड वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूलर इंग्रेडिएंट्स है और एनर्जी है, वो प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसे? थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया से जो एटीपी जनरेशन होता है। राइट, regulates the function of cells mitochondria which helps produce energy। ठीक है, अगेन कमिंग बैक टू दैट कि सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को रेगुलेट करता है कि कैसे काम करना होता है। राइट, और उससे एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करता है। प्रोटेक्ट्स मल्टीपल सिस्टम्स इन द बॉडी टू स्ट्रीमलाइन फंक्शनैलिटी एंड प्रिवेंट डैमेज टू हेल्दी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जो हेल्दी टिश्यूज हैं उसको हार्म न करते हुए, टिश्यूज और ऑर्गन्स को हार्म न करते हुए, मल्टीपल सिस्टम्स को, है ना, स्ट्रीमलाइन रखता है। नर्वस सिस्टम में, जैसे कि जब बोलते हैं नर्वस सिस्टम में, इट एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड नर्व सेल्स। नर्वस सिस्टम में क्या करता है, वो ब्रेन और नर्व सेल्स को बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। अल्टीमेटली इंप्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शन, इससे क्या होगा कि कॉग्निटिव फंक्शन आपका इंप्रूव हो जाएगा। ब्रेन स्ट्रक्चर और ability of the brain to rewire and reshape itself through new networks। वो जो हमने कहीं एक टर्म पढ़ा होगा, दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला जो फैक्टर है ना, उसको वो बढ़ाता है। हार्ट में इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ कार्डियक सेल्स एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट डिजीज। राइट, तो कार्डियक सेल्स को के ग्रोथ को प्रोटेक्ट करता है, और हार्ट डिजीज से बचाता है हमें। इम्यून सिस्टम में इट हेल्प्स एलिमिनेट पोटेंशियली हार्मफुल पैथोजेंस। जो हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाता है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी वीक हो जाती है, कहीं से बाहर से जब इन्वेजन होता है, कुछ हार्मफुल पैथोजेंस अटैक करते हैं, तो उससे भी बचाता है मतलब ऑटोफैजी। एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द जीनोम। एक पूरा पैरा था इसके बारे में कि गार्जियन ऑफ द जीनोम, हमारे पूरे जीनोम का गार्ड है वो, गार्जियन है, पूरा लुकआउट करता है। प्रोटेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम्स एंड पोटेंशियली प्रिवेंटिंग इलनेस सच एज कैंसर एंड न्यूरोजेनेटिक डिजीजेस। तो हमारा पूरा जीनोम को बचाना मतलब डीएनए को स्टेबल रखता है, राइट, क्रोमोसोम्स को, और जो जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, कैंसर और बाकी जो
न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, इनसे हमें बचाता है ये। व्हाट डज ऑटोफेजिंग एक्सप्लेन एक्चुअली? वो ऑटोफेजिंग एक्सप्लेन क्या करता है, इसके बारे में नेक्स्ट है। पहला है कि क्यों कैंसर और न्यूरोलॉजिकल डिजीज, व्हाई कैंसर्स एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। यानी 20वीं शताब्दी में क्यों कैंसर और ये जो डीजेनरेटिव डिजीजेस हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं, ये क्यों बढ़ गए, राइट? क्योंकि ये बढ़ने लगे तभी ना ये रिसर्च हुआ। तो दैट्स व्हाट ऑटोफैजी एक्चुअली एक्सप्लेन्स बोल रहे हैं। ऑटोफैजिंग, इट्स नॉट ऑटोफैजी, ऑटोफैजिंग जो प्रोसेस को बोल रहे हैं, right? क्यों एल्जिमर्स को कभी कभी, व्हाई एल्जिमर्स डिजीज इज समटाइम्स कॉल्ड टाइप 3 डायबिटीज, राइट? क्यों उसे बोला जाता है, ठीक है? दैट्स एक्सप्लेनिंग बाय ऑटोफैजी। What blue zones such as Okinawa and Mount Athos have in common, and why their residents live long and healthy lives? ये एक्सप्लेन करता है ऑटोफैजी कि क्यों ओकिनावा और माउंट एथोस जैसी जगह पर लोग, उनमें कॉमन क्या है, समानता क्या है ऐसे लोगों में। दो दो डिफरेंट शोर में रहते हैं दुनिया के, लेकिन उनमें कुछ चीजें कॉमन है। और क्यों वहां के लोग लंबा जीते हैं, वाई दे आर सेंटिनियंस एंड सुपर सेंटिनियंस। इनफैक्ट इसके बारे में चैप्टर 4 में पूरा डिटेल में उन्होंने समझाया है। तो ही इज मार्क्ड इट हियर दैट सी चैप्टर 4, तो वील गेट टू दैट, ठीक है? नेक्स्ट इज कि व्हाट बो हेड वेल्स एंड नेकेड मोल रैट्स, दो टाइप किस्म के, एक किस्म का वेल है और दूसरा एक किस्म का चूहा है। तो इनमें क्या कॉमन, जो कि उन्हें कैंसर से बचाता है, विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कैंसर, इसके बारे में चैप्टर 8 में बताया, right? तो विल गेट टू दैट कि व्हाट इज बो हेड वेल और नेकेड मोल रैट्स, ये क्या है, कैसे, क्या चीज उनमें कॉमन है कि वो कैंसर से बचता है। व्हाट सुपर सेंटिनियंस एंड द लेरॉन सिंड्रोम डॉर्फ्स ऑफ इक्वाडोर, ठीक है? इनफैक्ट अगले चैप्टर में ही है कि म्यूटेंट्स एंड डॉर्फ्स करके अगला चैप्टर, कि म्यूटेंट्स मतलब जो कुछ म्यूटेशन होके कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज हमारे अंदर जब आए थे, वी आर सपोज सपोजिटली कॉल्ड म्यूटेंट्स। तो बहुत जैसे बोलते हैं नहीं, बहुत ज्यादा कहीं कुछ ग्रोथ हो, सेल्स का ग्रोथ हो, दैट दैट म्यूटेशन। तो ऐसे लोगों में बोलता है कि जैसे, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में है, म्यूटेंट्स एंड डॉर्फ्स। डॉर्फ्स मतलब बौने लोग, छोटे लोग। तो व्हाट डज सुपर सेंटिनियंस, यानी 10 साल से भी ऊपर, मतलब 106 साल से भी ऊपर, यानी अगली दशक में, 100 साल होने के बाद में भी अगली दशक में जो एंट्री कर चुके हैं उनमें, और लैरॉन सिंड्रोम्स डॉर्फ करके हैं इक्वाडोर में, उनमें क्या कॉमन है जो उन्हें कैंसर से बचाता है, ये अगले अगले चैप्टर में है। व्हाई सिंगल जीन चेंजेस हैव सच ए ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन लाइफ स्पैन, एक सिंगल जीन के बदलने से हमारे पूरे पूरे लाइफ स्पैन में कुछ चेंजेस आ जाता है, ये क्यों होता है, ये सारी चीजें बताता है, एक्सप्लेन करता है ऑटोफैजी। व्हाई सर्टेन ड्रग्स सच एज सिरोलिमस, metformin, reversitol, melatonin, and numerous others mimic the effects of calorie restriction, serve as anti-ages। ये सारे जो ड्रग्स है ना, ये मेटफॉर्मिन, रेस्वेराटॉल वगैरह, ये जो है ये बेसिकली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन को मिमिक करता है, बोलते, राइट? वो खा लेंगे तो आपका कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। मेटफॉर्मिन स्पेशली नोन टू बी गिवन टू डायबिटिक लोगों को, राइट? बेसिक प्रोडक्ट वो देते हैं, बेसिक ड्रग देते हैं। तो वो आपका वो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को मिमिक करता है, और इसीलिए वो मतलब एंटी एजियस का तरह भी काम करता है, right? तो ये है। एंड एक और ये है कि एल्टीफेजिंग सॉरी ऑटोफेजिंग एक्सप्लेन्स व्हाई द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज विटामिन ई इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, राइट? तो ई का कंजम्पशन अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे विटामिन ई का, तो कैंसर भी हो सकता है, ये एक्सप्लेन करता है। ये अगेन चैप्टर 8 में आएगा, राइट? सो लॉन्ग वे टू गो, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आगे का इसमें, राइट? नाउ इतना कुछ तो सब समझ गए, ठीक है? नाउ इंड्यूसिंग ऑटोफेजी नेचुरली, नेचुरली ऑटोफेजी को कैसे इंड्यूस किया जाए?
बोलते हैं कि इफ ऑटोफेजी इन इज योर बॉडीज अल्टीमेट डिटॉक्सिफाइंग मशीन फॉर अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, यू वुड सर्टनली वांट टू प्रमोट इट। अभी तक तो इतना सा पता चल गया कि ऑटोफेजी है भैया, बढ़िया है, हमारे लेंथी लाइफ के लिए अच्छा है, राइट। डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाइंग मशीन है, रिसाइकलिंग बिन है, क्या क्या बता दिया इन्होंने, कितने अलग अलग तरीके से बता दिए। इतना कुछ है तो हमें प्रमोट तो करना चाहिए, मतलब वी वुड सर्टनली वांट टू प्रमोट। ठीक है। और जैसे इन्होंने पहले बताया था कि यू कैन डू सो बाय प्लेसिंग हेल्दी सेंसर्स ऑन योर बॉडी टू बूस्ट ऑटोपैथिक प्रोसेस। अब ये कैसे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं? कुछ हेल्दी सेंसर्स हमारे बॉडी में उसको एक्टिवेट करा के, कि भाई कब ऑटोफैजी करना है और कब नहीं करना है, ये हमें पता हो जाना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए वो आगे हेल्प करते हैं कि दो मेन पोर्टल्स हैं जिसपे हमें काम काम कर सकते हैं, बताए। दो मेन पोर्टल्स जिसके बारे में हम सबको पता भी है। ठीक है। द फर्स्ट इज डाइट, राइट। स्टिक टू अ हाई फैट, हाई फाइबर, लो कार्ब डाइट विथ मिनिमल प्रोटीन। अगर आपको ऑटोफैजी को एक्टिवेट करना है तो आपको हाई फैट, हाई फाइबर, लो कार्ब डाइट विथ मिनिमल प्रोटीन, ये वाला डाइट में आपको उतरना पड़ेगा। गुड बाय बोलना पड़ेगा, टाटा बोलना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स को, राइट। कौन सा? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो से गुड बाय टू रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स एंड वेलकम ए बेबी ऑफ हेल्दी फैट्स एंड फाइबरस वेजिटेबल्स। हमारे लिव 360 में यही चीज बताया गया था कि हेल्दी फैट्स और फाइबरस वेजिटेबल्स में हम लेना चाहिए। यू you'll also consider intermittent fasting which is a powerful trigger for autophagy। साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट, उसको भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे करके हम उसको यू नो यूज कर यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे साथ में, विच इज ए पावरफुल ट्रिगर फॉर ऑटोफेजी। ठीक है। अब ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग सुनते ही ना लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो डोंट पैनिक। ठीक है। ये कह रहे हैं कि आई विल नॉट आस्क यू टू स्टार्व योरसेल्फ, मैं आपको भूखा नहीं मारूंगा। ठीक है। आई विल मेक दिस डूएबल बाय ऑफरिंग अ फ्यू आइडियाज फॉर प्रैक्टिसिंग दिस इन रियल। इन्होंने एक कुछ आइडियाज बताए हैं हमें कि कैसे वो डूएबल है, किया जा सकता है। ठीक है। ऐसे ये है, कैसे है कि यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी कंफर्टेबल 12 फास्ट। पहले करना है आपको एक 12 घंटे के फास्ट, राइट। तो से फॉर एग्जांपल कि 7 बजे के बाद रात में, शाम को 7 बजे के बाद में मैं कुछ नहीं खाऊंगा, राइट। नो मिडनाइट स्नैकिंग, ऐसा नहीं कि भाई रात को 10 बजे में भूख लगी है तो कुछ खा लूंगा ना, राइट। तो 7 बजे के बाद में करिए, और फिर धीरे धीरे, तो ये तो हो गया 12 घंटे का, बिकॉज 7 बजे आपने खाया, मे बी मॉर्निंग 7 o'clock यू आर हैविंग। ठीक है। 7 o'clock नहीं करते ब्रेकफास्ट, कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे कर रहे हैं तो अच्छा है, 12 की जगह वो 13 घंटे हो गए। 8 बजे अगर कर रहे हैं, अगर 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो वेरी गुड, क्योंकि आप स्ट्रेट अवे 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते कह रहे हैं कि देन यू स्ट्रेच इट टू 16 आवर्स। ठीक है। 16 आवर्स का करना शुरू करें, इवेंचुअली फॉरगो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। जब 16 आवर्स का करेंगे तो क्या होगा कि इवेंचुअली आपको ब्रेकफास्ट को बाय बाय बोलना पड़ेगा, राइट। योर मील, फर्स्ट मील होगा फिर 11 बजे सीधा, सो दिन के 11 बजे, राइट। सो योर फर्स्ट मील ऑफ द डे इज अराउंड 11 AM इन द मॉर्निंग। तो ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने का तरीका, राइट। मैं भी अपने जो कभी किसी को कंसल्टिंग वगैरह जब बताता हूँ तो मैं ऐसे ही बताता हूँ, राइट। ये मेरे ख्याल से बहुत पहले श्रीलाल सर ने एक बार एक सेशन लिया था तो उसमें इन्होंने बताया था, तो दैट स्टक इन माय माइंड। तो दिस इज, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक तरीका है। अगर हम में से यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो इसको ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया है, मजा आता है। So, intermittent fasting, a form of which is called time restricted eating, इसको बेसिकली बोला जाता है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। समय को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है। वर्क्स, ये क्यों काम करता है? बिकॉज इट एक्टिवेट्स द हार्मोन ग्लूकागॉन। ये क्यों काम करता है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसको पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ग्लूकागॉन को वो एक्टिवेट कराता है। ठीक है। वो जैसे वो शुरू में बताया था ना कि वी लर्नड फंक्शंस ऑपोजिट ऑफ
इंसुलिन, इंसुलिन का वो ना उल्टा यिन एंड यान करके जो बताया था ना, कि मेल एंड फीमेल की तरह एक्ट करते हैं वो। तो बोले कि वी लर्न फंक्शन ऑपोजिट ऑफ इंसुलिन टू कीप योर बॉडी ग्लूकोज लेवल बैलेंस। ग्लूकागॉन बेसिकली हमारे बॉडी के जो ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखता है। ऑल्दो आई डिस्क्राइब दिस इन द प्रीवियस चैप्टर, देयर इज अ विजुअल टू रियली ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट। वो कैसे इस कॉन्सेप्ट को अगर समझा जाए, बोल रहे हैं कि कैसे, कि मान लीजिए एक सीसॉ की तरह समझिए। सीसॉ है ना, वो जो बच्चों के पार्क वगैरह में होता नहीं है, वो जो सीसॉ ऐसे ऐसे उठता है, एक तरफ बैठो तो दूसरी तरफ, दैट थिंग, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। तो सीसॉ की तरह बोल रहे हैं, अगर इंसुलिन बढ़ा तो ग्लूकोकॉन नीचे आ जाएगा, अगर ग्लूकोकॉन बढ़ा तो इंसुलिन नीचे आ जाएगा। राइट, बड़ा सिंपल सा तरीके से उन्होंने बताया। सो बोले कि दिस एनालॉजी इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल इंसुलिन ग्लूकोगॉन रिलेशनशिप। इस ये एनर्जी को नॉर्मली एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे ग्लूकोगॉन और इंसुलिन का रिलेशनशिप है करके। हमारी बॉडी में, इन योर बॉडी, इफ द इंसुलिन लेवल गोज अप, द ग्लूकोगॉन लेवल गोज डाउन, एंड वाइस वर्सा। इंसुलिन का जब लेवल बढ़ता है तो ग्लूकोगॉन कम होता है, और ग्लूकोगॉन का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन डाउन होता है। राइट। सो व्हेन यू गिव योर बॉडी फूड, योर इंसुलिन लेवल राइसेस। जब हम हमारे शरीर को खाना देते हैं, कार्ब्स देते हैं, तो हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है उसको पचाने के लिए, एंड योर ग्लूकोगॉन लेवल डिक्रीजेस, ग्लूकोगॉन लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा। बट द ऑपोजिट हैपेंस व्हेन यू डोंट ईट। जब हम स्टार्व करते हैं, जब हम भूखे रहते हैं, जब हम नहीं खाते हैं, तो इसका ऑपोजिट होता है। क्या होता है? योर इंसुलिन लेवल गोज डाउन, आपका इंसुलिन लेवल नीचे जाता है और ग्लूकोगॉन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। और व्हेन योर ग्लूकोगॉन लेवल राइसेस, इट ट्रिगर्स ऑटोफेज। सिंपल। हम अभी जब शुरुआत भी कर रहे थे कि कैसे हम, वी वर जस्ट टॉकिंग, तो बता रहे थे ना कि कितने दिनों में मतलब ऑटोफेज कैसे चालू होगा। तो बोला ऑटोफेजी तो चालू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तो भैया लीवर्स का सिस्टम शुरू होना है, तो ग्लूकोगॉन का एक्टिवेशन पहले होना है, तब जाकर उसके बाद में फिर ऑटोफेजी होता है। राइट। तो ये है। सो दिस इज वाई टेम्परली denying your body nutrients through safe practice of intermittent fasting is one of the best ways to boost the integrity of your cells. तो यहाँ पे ये इंटरमीडियंट फास्टिंग की वकालत कर रहे हैं ये बेसिकली, अगर आप समझे तो। Right, कि क्यों इंटरमीडियंट फास्टिंग और कैसे काम करता है। देखिए, जब आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करेंगे तब क्या होगा कि टेम्पररी हमारे बॉडी को हम जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है उससे हम वंचित करते हैं। राइट। तो क्योंकि उस टाइम पीरियड में देयर इज नो न्यूट्रिएंट्स कमिंग। ठीक है। और ऐसे करके क्या होगा कि वो हमारा बहुत बढ़िया रहेगा। इट विल वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बूस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ योर सेल्स। ऑटोफेजी चालू हो जाएगा, ग्लूकोगॉन का ये हो जाएगा, वो जो पूरा खत्म हो जाएगा, दैट दैट रिजर्व थिंग जो हमारे लिवर में है, वो जब खत्म होगा उसके बाद में फिर ऑटोफेजी के चालू होगा। राइट। So, aside from maintaining your cell's youth, research has shown that intermittent fasting promotes greater energy, increased fat burning, and decreased risk of developing diseases such as diabetes and heart disease, all due to its ability to activate autophagy. मतलब ये हमारे सेल के जो सेल का यूथनेस है, उसकी जो युवावस्था है, उसको तो मेंटेन करता ही है। साथ में रिसर्च बताता है कि इंटरमीडियंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग जो है, ये हमारे एनर्जी को बढ़ाता है। इट प्रमोट्स ग्रेटर एनर्जी, फैट बर्निंग, इंक्रीज फैट बर्निंग, ठीक है, चर्बी को गलाने में हेल्पफुल है, डिक्रीज रिस्क ऑफ डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज और डायबिटीज के रिस्क से हम बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब में वही है कि ना, वो ऑटोफेजी को एक्टिवेट करा देता है। इसके बारे में जो पूरा साइंस है ना, ये चैप्टर 4 में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे बताते हैं कि द फुल साइंस बिहाइंड दिस टाइप ऑफ डाइट एंड इंटरमीडियंट फास्टिंग, ये इन्होंने चैप्टर 4 में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो विल गेट टू दैट। ये हो गया पहला पोर्टल, क्या था? डाइट। राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट पोर्टल, कि नेक्स्ट क्या करें? एक्सरसाइज, नथिंग एल्स। राइट। श्रीलाल सर वहां से एक्शन दिखा रहे हैं। एक्सरसाइज। सो यू ऑलरेडी नो दैट एक्सरसाइज डज अ गुड, डज अ बॉडी गुड। हमें ये तो पता है यार, एक्सरसाइज अच्छा होता है शरीर के, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है,
इंक्रीजिंग योर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। कार्डियो रेस्पिरेटरी जो फिटनेस है हमारा, श्वास की नली को, उसको सबको बढ़िया रखता है। बट you may not be aware of a scientific detail relating to its healthy stress on the body to promote autophagy। शायद हमें न नहीं पता हो कि एक साइंटिफिक डिटेल है इसका, कि जब एक्सरसाइज करते हैं ना, एक एक हेल्दी स्ट्रेस डेवलप होता है हमारे शरीर में, राइट, और वो ऑटोफेजी को प्रमोट करता है, हेल्दी स्ट्रेस। ठीक है। आई कॉल इट, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस लॉन्ग बैक, क्योंकि आज मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, तो मैं बोलता हूँ, बोला यार एक्सरसाइज करने के बाद मेरे को जो स्वीट पेन आता है ना, वहां दर्द और यहाँ दर्द, बोला मे बी दैट इज दैट, क्या कहते हैं, दैट हेल्दी स्ट्रेस। ठीक है। दर्द है लेकिन फिर भी वो मजा आता है, राइट। तो वे बैक जब हम लोग, जब प्रोफेशनली जब हम वर्कआउट वगैरह करते, तब हम लोग बोलते थे यार ये स्वीट पेन क्या मजा आ रहा है करके। दर्द हो रहा है लेकिन करा रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है, राइट। सो दैट इज अ हेल्दी स्ट्रेस। सो इट एक्चुअली इंड्यूसेस द प्रोसेस इन मल्टीपल ऑर्गन्स दैट participate in our metabolism, including liver, pancreas, muscle, and even fat tissue। तो ये क्या करता है? It actually induces the process, जो ऑटोफेजी का प्रोसेस को इंड्यूस करता है इन मल्टीपल ऑर्गन्स, हमारे मेटाबॉलिज्म में, लिवर में, पैंक्रियास में, मसल में, इवन फैट टिश्यू में। ठीक है। क्या होता है कि वी ऑफन थिंक ऑफ एक्सरसाइज एज अ फॉर्म ऑफ मसल टोनिंग एंड बिल्डिंग। हम सोचते हैं कि यार एक्सरसाइज मतलब जिम जाना, मतलब मसल बन रहा है, टोन अप हो रहे हैं हम। ठीक है। बट मजेदार बात यह है कि इट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन द टिश्यूज। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो टिश्यूज ब्रेक डाउन भी होते हैं, कॉजिंग देम टू बी रिपेयर्ड एंड ग्रो बैक स्ट्रॉन्गर। जब वो टूटता है ना टिश्यू, तो क्या होता है, टूटता है, फिर ऑटोफेजी वाला प्रोसेस चालू हो जाता है कि क्योंकि अनवांटेड चीजों को निकाल कर फिर वो एक्चुअल वाला जो जरूरत वाले चीजों को करता है, और वो और हम स्ट्रांग बन के निकलते हैं। चैप्टर 9 में आगे आएगा कि ही इज एक्सप्लेन कि इन्होंने पूरा कि एक्सरसाइज प्रोग्राम को कैसे करना चाहिए। एनकरेज करते हैं हम लोगों को कि भाई एक्सरसाइज में अगर आप नहीं है तो स्टार्ट करें। इवन इट्स बीन ए वाइल, अगर अगर ऐसी बात है कि आप बहुत दिन हो गए आपको पसीना ही नहीं निकला, तो स्टार्ट करें। दीज ऑल थिंग्स आर एक्सप्लेन इन चैप्टर 9, तो विल गेट टू दैट। अब नेक्स्ट है कि भाई पीरियोडिक रेस्ट फ्रॉम ऑटोफेज। ये तो ठीक है भाई ऑटोफेजी, लेकिन ऑटोफेजी कब चालू करें, कब बंद करें, और कब से हमको ये चीज करना शुरू करना चाहिए, राइट, ये भी जानना जरूरी है। एज विथ मोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, जैसे सभी की चीजें होता है जिंदगी में, ठीक है, मोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, यू विल वांट टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन योर स्विच बीइंग ऑन एंड ऑफ। हम चाहेंगे ना कि ये जो स्विच है हमारा एमटॉर एंड ऑटोफेजी के बीच का, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एमटॉर ऑन रहेगा तो पता चला ग्रोथ ही ग्रोथ है, हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। ठीक है। क्या क्या बीमारियां साथ लेके जाएंगे। और ऑटोफेजी चालू हो जाएगा तो जैसे दिमाग में आ रहा है ना, कहीं हम खतेबी ना हो जाए, राइट, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सो वी नीड टू मेंटेन दैट बैलेंस, राइट। और कब ऑन रखना है, कौन कब ऑफ रखना है। जैसे कि बोलते हैं ना, एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू बट इट डज हैव इट्स लिमिटेशंस। एक्सरसाइज अच्छा है लेकिन उसके लिमिटेशंस भी हैं। फॉर इंस्टेंस देखा होगा आपने, हमने भी सुना है कई जगह, क्या है कि इफ यू एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट रेस्ट एंड विथ हाई इंटेंसिटी, द बेनिफिट स्टार्ट टू dwindle एंड द लायबिलिटीज accumulate। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे और लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, ठीक है, बिना रेस्ट के करेंगे, हाई इंटेंसिटी का करेंगे, तो कभी कभी रिजल्ट्स, कभी कभी नहीं, देखा गया है कि बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेन लेके करेंगे ना, लंबे टाइम तक सब करेंगे, तो क्या होगा कि जो रिजल्ट्स है वो जो एक्सपेक्टेड वाला नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा, कुछ लायबिलिटीज एक्यूमुलेट हो जाएंगी। ठीक है। जैसे बोला जाता है कि मैराथन रनर्स होते हैं, वो इतना प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एंड्योरेंस एथलीट्स और मैराथन रनर्स इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्या होगा कि वो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, वो हो जाता है उनके साथ में। क्या होता है कि दे कैन एग्जिबिट साइंस ऑफ हार्ट एंड किडनी डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम अल्ट्रा विगरस लेवल्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। जो अल्ट्रा विगरस लेवल्स, यानी कि बहुत ज्यादा लेवल ऑफ एक्सरसाइज वो करते हैं वो, क्योंकि वो मैराथन रनर्स वो एकदम वैसे रहते हैं ना। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, तो उससे क्या हो जाता है कि वो और उल्टा दूसरा बीमारी आ जाता है उनको, किडनी का, और यू नो अलग हार्ट का प्रॉब्लम्स वगैरह चालू हो जाता है। द सेम इज ट्रू ऑफ ऑटोफेजी। यही चीज जो है ऑटोफेजी में भी लागू होता है।
कि हम अगर बहुत ज्यादा ऑटोफेजी खत्म करेंगे तो कहीं, क्योंकि ऑटोफेजी बेसिकली वो जो माइटोकॉन्ड्रिया का ही है ना, बट क्या है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर हम बहुत ज्यादा ऑटोफेजी करने के तो जो अच्छे खासे सेल्स को भी वो खत्म करना शुरू कर, दैट शुडंट बी हैपनिंग, ठीक है। तो बॉडी नीड्स पीरियड्स ऑफ रेस्ट फ्रॉम इट्स इंटरनल क्लेंजिंग मैकेनिज्म। हमारे शरीर को भी जो ये जो इंटरनल क्लेंजिंग मैकेनिज्म है, हमारा जो रिसाइकल बिन जो अंदर चल रहा है, राइट, जो जो रिसाइकलिंग प्लांट चल रहा है, राइट, इसको भी कभी कभी रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। एनी फैक्ट्री अदर मैटर मशीन को रेस्ट भी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि ऑटोफेजी को फुल्ली कंटिन्यू चालू रखें। इससे क्या होगा कि सो यू यू कैन इजीली, यू नो, मोर इजीली बिल्ड टिश्यूज, राइट, कीप योर वेट इन चेक, नॉट लूज टू मच, एंड मेंटेन योर इम्यून सिस्टम, राइट। तो ऑटोफेजी को कंटिन्यू ऑन रखने से इसके इनके सारे नुकसान हो सकते हैं, तो उसको ऑफ भी कभी कभी रखना पड़ेगा आपको, उसको एक रेस्ट भी देना पड़ेगा। चैप्टर 9 में इन्होंने पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आई विल गिव यू सम आइडिया फॉर टर्निंग द वॉल्यूम ऑन ऑटोफेजी डाउन एंड बिल्डिंग योर मसल्स एंड इम्यून सिस्टम बैक अप ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर, ठीक है। क्या करना है कि पूरे साल में कैसे कब ऑन रखना है, कब ऑफ रखना है। यू विल वॉन्ट टू डायल अप ऑटोफेजी फॉर 8 मंथ्स ऑफ द ईयर। वो कहते हैं 12 महीने में आप 8 महीने ऑटोफेजी को चालू करके रख सकते हैं, और बाकी 4 महीने छेड़े नहीं ऑटोफेजी, राइट, एमटोर का काम करने दे, राइट। सो डायल इट डाउन ड्यूरिंग द अदर 4 मंथ्स। अब ये आप जैसी मर्जी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहला 8 महीने करेंगे फिर 4 महीने, नहीं, ऐसा नहीं। यू कैन डू इट, इट डजेंट मैटर हाउ यू ब्रेक अप दोस मंथ्स, राइट। यू कैन डू इट लाइक 8 महीने है तो आप तीन तीन दो कर लो, या जैसा चाहो कर लो, right? पूरा साल का अगर बात करें, अगर हम रेगुलर इसमें कर रहे हैं तो 1 महीना ये 1 महीना वो वैसा करके भी कर सकते हैं। देन बाद में लॉन्ग स्ट्रेच ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक आइडिया दिया है कि अ, ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 2 महीने आपने ऑटोफेजी चालू रखा, उसके बाद में 1 महीने आप नॉर्मल रूटीन में आ जाए, फिर 2 महीने फिर नॉर्मल रूटीन। तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग इन्होंने जो सजेस्ट किया है। रिमेंबर, ऑटोफेजी इज एन एक्शन प्लान और टूल फॉर सेलुलर सेल फोर्टिफिकेशन। ये चीज हमें समझना जरूरी है कि ऑटोफेजी क्या है, ये एक एक्शन प्लान है और एक औजार है हमारे सेल के सेल्फ फोर्टिफिकेशन, सेल्फ ग्रोथ, एज वेल एज क्या बोलते हैं उसका उसका मॉडिफिकेशन बेसिकली, राइट। बट इट ऑल्सो डिमांड्स अ बैलेंस एज विथ सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ। तो ये चीज हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि ये बैलेंस भी मांगता है। ऐसा नहीं कि आप इसको कंटिन्यू ऑफ रख सकते हैं या कंटिन्यू ऑन रखेंगे। कंटिन्यू ऑफ रखेगा तो क्या होगा ये तो पता ही है, ठीक है, सारी बीमारियां आ जाएंगी। अब कंटिन्यू ऑन रख के चेक मत कीजिएगा कि भाई क्या आने वाला है, राइट, वो बड़ा रिस्की फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्लियरली बता दिया कि भाई 8 4 है, 8 महीने, ये तो इन्होंने एक तरीका भी बता दिया कि आप 2 महीने ऑटोफेजी को, you can get the full benefits of autophagy, but maybe by intermittent fasting वगैरह वगैरह करके, एंड 2 महीने जो है यू कैन गिव दैट थिंग अ रेस्ट, ठीक है। तो अगर अगर लेमन लैंग्वेज में बताया तो 4 महीने, सॉरी 2 महीने थोड़ा सा संभल के खाएं, सब कुछ है, और फिर 1 महीने जो है खाओ पियो थोड़ा सा, मस्त रहो, ठीक है। तो वो एक्टिविटी बढ़िया रहेगा, आपका आपका जो साइकिल जो है वो मस्त मेंटेन हो जाएगा। So, so too much or not enough can be harmful to the cell and thus to you. तो किसी भी चीज की का ज्यादा होना और कम होना दोनों हार्मफुल हो सकते हैं। तो ऑटोफेजी बहुत कम होगा तो भी हार्मफुल है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी हार्मफुल है। तो ये हमें समझना चाहिए होता है। तो ये था हमारा चैप्टर 2, राइट। एंड हम एकदम टाइमली खत्म भी किए, एंड आई थिंक वी स्टिल हैव अ कपल ऑफ मिनट्स। तो अभी हमें सिरोनिमस का पूरा आइडिया मिल गया, एमटोर का कैसे फंक्शनिंग वगैरह, ऑटोफेजी का मिल गया, राइट। अब हम आगे चैप्टर 3 में जाएंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। दैट इज, मैंने बताया था ना, डॉग्स और म्यूटेंट्स, राइट। तो कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं, ये सब हम आगे जाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टिल हैव अ कपल ऑफ मिनट्स इफ एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग, तो आप लोग अपना अपने व्यू रख सकते हैं, right?
तो बैक टू यू राय सर। सबको अनम्यूट कर दिए हैं चाहे तो। अनम्यूट हो गया है। ये एक ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो ऑपोजिट काम करते हैं, इन एंड एन, जो मनोज सर जो बताया, ऑपोजिट एक्शन। जब इंसुलिन ज्यादा रहता है तो ग्लूकागॉन कम है तो इंसुलिन ज्यादा। ऑपोजिट इसलिए क्योंकि ये दोनों हार्मोन एक ही ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियास। पैंक्रियास का अल्फा सेल प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, और सॉरी, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, और अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन। तो इसलिए ऑपोजिट एक्शन में एक प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा बंद कर रहा है तो एक। इसीलिए इन्होंने स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेन किया था ना, इट इज अ यिन एंड यान करके। यिन यिन का जो अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, YIN, दैट इज मेल कैरेक्टर, चाइनीज कैरेक्टर है, मेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और यान इज अ यू नो अब फीमेल कैरेक्टर, अ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। तो दोनों निकलते तो एक ही जगह से हैं। राइट, लेकिन बोथ आर स्ट्रॉन्ग। ये सब हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब अपने बॉडी के अंदर हो रहा है काम। बहुत मजेदार चीज है। थैंक गॉड हमें ये सब सीखने का मौका मिला है। नहीं तो किसको पता रहता है ये सब। ओके सर, तो मन करे फिर आज का शेयरिंग। और कुछ ऐसे बताया क्या अभी? ऑटोफैजी और नॉर्मल में ये बोला, कैसे बोला, 8 मंथ्स और 4 मंथ्स? 8 मंथ्स ऑटोफैजी को चालू रखना है, हाँ। एंड 4 महीने तो यू नो ऑटोफैजी का हम ज्यादा वो न करेंगे। ठीक है, हम्म। कंटिन्यू न रखें बोलो। नहीं, इसमें ऐसे तो नहीं कहीं लिखा है क्या? मतलब 8, 6 और 4 में 8, मतलब 8 और 4 मतलब 12 मीन। मंथ्स, 12 हाँ। मंथ्स, तो हाउ यू डू इट इज अप टू यू, हाँ हाउ वही। एवर यू वांट। ऐसे कर सकता है क्या? 20 दिन ऑटोफैजी कर लिया और 10 दिन नहीं किया? मर्जी, मर्जी है आपकी, मर्जी है मतलब आपकी। 2 दिन ऑटोफैजी, 1 दिन नॉर्मल। हाँ हाँ, मर्जी है आपकी, मर्जी है आपकी। बट वो उसमें क्या हमारा ये जो दिमाग उतना वो काम करेगा, क्योंकि वो थोड़ा अरे मुश्किल हो जाता डायरेक्ट सिस्टम काम करेगा एकदम। है। दैट थिंग केम इनटू माय माइंड आल्सो कि ऐसा अगर हम कर सकते हैं तो शायद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वही बोला कि ऐसा कुछ वो नहीं। ठीक है, क्योंकि कैसे करना है, राइट। आप लेकिन ये जो टाइम फैक्टर उन्होंने बताया ना कि 8 मंथ्स ऑन और 4 मंथ्स ऑफ, वो चीज को मेंटेन करें, जैसा मर्जी आप वैसे करें। ठीक है, तो आप डेज में बांट सकते हैं तो वैसे कर लो आप, उसमें एकदम बराबर बैठते हैं। डेज में। हाँ, 20 दिन, 20 दिन हाँ करें, 10 दिन ना करें में हाँ, 12 महीने बराबर आ जाए। मतलब वो 4 महीने ले ले रहे हैं, राइट। और 20 दिन, 20 दिन करे तो वो 8 महीने ले लेगा। 8 महीने ले लो। क्योंकि मैं कल कल नहीं, उससे परसों और उससे पहले दिन ऑलमोस्ट लगभग 16 घंटे के ज्यादा ब्रेक लिया। मोर देन ब्रेक वॉज मोर देन 16 आवर्स। लेकिन कल वाला डिनर थोड़ा लेट किया। बट अब फिर ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से हमको ना फिर उसको पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। हाँ सर करो। मैंने डिनर डिनर तो कर लिया था, फिर थोड़ा ऐसे बाहर गया और हमने तो फिर 7 बजे का सिस्टम तो बना लिया। हाँ, हमारा डिनर तो बिफोर 7 होता है। बिफोर 7 होता है, 6 बजे डिनर कर लेते हैं, खत्म हो जाता है। मैं बट अभी अभी ब्रेकफास्ट भी 9-9:30 के टाइम में हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ये मतलब रूटीन बन गया। नहीं, 16 घंटा तो आराम से मिल जा रहा है।
आराम से 16 घंटा हो जा रहा है। लेकिन ये डेली करना है क्या, बीच में ब्रेक करना है? तो ये पूरा सर, यही यही तो यहाँ पे बताया है कि आपको मतलब 8 and 4 months, 8 months यू कैन डू दिस। एंड देखिए, आप डेली अगर इंटरमीडियंट फास्टिंग करेंगे भी तो आप एग्जैक्टली वो 16 घंटे वाला फंडा न रख के थोड़ा सा पहले कर लें, हाँ हाँ। तो देन इट्स नॉट इंटरमीडियंट फास्टिंग, थोड़ा सा आप अर्ली हो गया। ठीक है। तो अ, 2 दिन, 2 दिन इंटरमीडिएट, 1 दिन। मैं तो ऐसे कर अरे रहा हूँ। हम लोग अभी कंक्लूजन पे नहीं जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे है, बड़ा अच्छी तरह से इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है इन चैप्टर 9। नहीं नहीं, वो उन्होंने 8 और 4 को डिवाइड करने बोला है ना अपने हिसाब से। हाँ, तो अभी तो दो अभी जैसा चल रहा है चलने देते। दो हिसाब दिन से बताएगा। आगे दो शायद ये दिन बताएंगे। 2 दिन कर लो, 1 दिन मत करो, ऐसे वो नहीं हिसाब होना से भी चाहिए, पूरा। ऐसे नहीं होना चाहिए उस स्विच के जगह पे सर्किट ब्रेकर ही बंद हो जाए। बोला यार ये परेशान कर रहा है, इसका मेन सप्लाई बंद कर दो। आगे आगे देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। चैप्टर 9 ही इज गिवन द टोटल थिंग, पूरा प्रोग्राम को आउटलाइन किया है। राइट, आई जो हैवंट रेड इट येट, तो आगे चलेंगे हम तो मालूम चलेगा। अभी जैसे अपना सदगुरु, हाँ सदगुरु बोला आई एम ऑन वन मील फॉर इयर्स टुगेदर, सदियों हाँ, से सालों से वन मील में। सोचो। अब कोई नया साइंस लेके आए, ऑटोफैजी, इंडियन ट्रेडिशन इज सेइंग वन मील फ्रॉम। हाँ वही। तो देर आर कॉन्ट्रडिक्शंस उसमें, नुकसान का कुछ फैक्टर है नहीं है, हमको अपने शरीर को समझना पड़ेगा, मेरे मतलब। हाँ, यू, दैट बिकॉज इज द मेन थिंग। इट्स योर हम बॉडी। हाँ, हमें अपने बॉडी को समझना पड़ेगा, दैट इज द मेन थिंग। ओके ओके सर। एवरीवन। मनोज सर जो स्ट्रेस बोला ना, वो जो स्वीट स्पॉट जो मीन्स वो स्वीट पेन। पेन को बोला, उसमें एक्चुअली स्ट्रेस जो होता है दैट शुड बी ए कंट्रोल्ड स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस होता है, आप कुछ भी करो, स्ट्रेस तो होता है। कंफर्ट जोन से जब बाहर आएगा तो दैट, या तो कंफर्ट नहीं तो स्ट्रेस। लेकिन वो स्ट्रेस में भी एक कंट्रोल स्ट्रेस, जैसे रनिंग, कुछ लोगों के लिए रनिंग स्ट्रेसफुल होगा, बहुत ही स्ट्रेसफुल होगा। तो मैं भी रनिंग जब शुरू करता है तो हमें भी स्ट्रेस लगता है थोड़ा, पता नहीं लगता है, शायद लगता है। शुरुआत में तो लगता था, अभी आजकल मुझे पता नहीं वो स्ट्रेस है या कंट्रोल स्ट्रेस है। लेकिन कुछ आ, 5-6 किलोमीटर होने के बाद एकदम बड़ा रिलैक्सफुल लगता है। जैसे कोई क्रिकेट मैच का एक वीडियो है वीरेंद्र सहवाग का, वो जब छक्का मारा था उस टाइम पे वो गाना गा रहा था, उसका स्टेम माइक में से उसका गाना सुनाई दे रहा था। मतलब गाना गाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सेंचुरी मार रहा है, आई मीन छक्का मार रहा है। सो ही कीप हिमसेल्फ सो कूल। आरडी आरडी परेड में ऐसे ही होता है ना, आरडी परेड का जो प्रैक्टिस होता है, हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस, क्या यार, 16 किलोमीटर प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बट जब वो ठंड में वो ग्लव्स पहन के जब चालू हो जाता है, 4-5 किलोमीटर के बाद में फिर ऑटो मोड है, बंदूक पकड़ा और हाथ चल रहा है और स्ट्रेट है एकदम। Right? अगर इफ समबडी हैज डन आरडी परेड, उनको आइडिया होगा कि फिर वो कुछ स्ट्रेस ही नहीं है। है ना, तो वो कंट्रोल स्ट्रेस बोलो या ऑटो मोड बोलो, जैसा भी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। फील होता है रनिंग में तो, बहुत अच्छे से फील होता है 5-6 किलोमीटर के बाद ऐसे, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर का पीरियड एकदम, बस हवा Cool. में हम लोग दौड़ते टाइम हवा में। फिर वो 16-17 के बाद थोड़ा गाड़ी थोड़ा खींचते, घिसता है थोड़ा। ओके, सुपर। बाय बाय।